हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैरोडोमर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल, जिसका पार्ट 2 आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हैरोड मॉडल यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था और प्रोफेसर हैरोड ने किस तरह से 3 इशू को यहाँ पे रेस किया, जहाँ पे उन्होंने फर्स्टली अचीवमेंट किस तरह से स्टेडी ग्रोथ के लिए यहाँ पे अचीवमेंट किस तरह से करना चाहिए, सेकेंडली मेंटेन उसको कैसे करें, और थर्ड टॉप सीलिंग को यहाँ पे उस इकोनॉमी को, उस कंट्री की इकोनॉमी को हम टॉप सीलिंग पे किस तरह से लेके जाए। इन 3 यहाँ पे जो इशू है इसे रेस किए थे, उसको देखते ही उन्होंने एक सॉल्यूशन भी दिए। इस सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने 3 ग्रोथ रेट को यहाँ पे अचीवमेंट करना और उससे ही इकोनॉमी स्टेडी ग्रोथ या हम कहें स्टेडी स्टेट ग्रोथ के अंदर उसे हम अचीवमेंट कर पाएंगे। इसमें फर्स्ट उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि हम एक्चुअल ग्रोथ रेट को यहाँ पे मेंटेन करें, सेकेंड वारंटेड ग्रोथ रेट को यहाँ पे हम हासिल करें, और थर्ड उस कंट्री की जो नेचुरल जो रिसोर्सेस है इसका भी यहाँ पे यूज़ करने के लिए, मतलब नेचुरल ग्रोथ रेट, इन तीनों को मेथड को हम अगर अचीवमेंट करते हैं, इसका सही यूटिलाइजेशन करेंगे, तो हम हैरोड के पॉइंट ऑफ व्यू से हैरोड मॉडल को या हम कहें हैरोड डॉमर मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीवमेंट करने के लिए स्टेडी ग्रोथ, ये इस कंट्री की जो ग्रोथ है इसको अचीवमेंट कर पाएंगे। जो हमने पार्ट 1 के अंदर हैरोड मॉडल से हमने ये सीखा, आज के पार्ट 2 के अंदर हम जो थे वो यूके के रिलेटेड थे। उन्होंने 1939 में ये जो मॉडल था वो उन्होंने दिया था। डॉमर का जो पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि उन्होंने स्टेडी स्टेट ग्रोथ को अचीवमेंट करने के लिए फर्स्टली उन्होंने कहा कि इम्प्लीकेशन किस तरह से इस मॉडल के है ये हम देखेंगे। सेकेंड, डिमांड साइड इज इक्वल टू सप्लाई साइड, इसका किस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू डॉमर ने रखा, इसको भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड, एनालाइज करेंगे कि किस तरह से अगर किसी स्टेडी ग्रोथ, ये इस कंट्री की अगर ग्रोथ को डिस इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर जाती है तो क्या उसके क्राइटेरिया रहेंगे। इसको ही आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 के अंदर डोमर का जो मॉडल है इसको हम पॉइंट ऑफ व्यू उनका किस तरह से रहा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हैरोडोमर ग्रोथ मॉडल, जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल को हम स्टडी जब करते हैं तो इन दोनों भी जो इकोनॉमिस्ट है इन्होंने अपना अलग अलग इंडिविजुअल ये मॉडल यहाँ पे डेवलप किया था। बट हम जब भी स्टडी करते हैं दोनों को, ये दोनों मॉडल एक साथ ही यहाँ पे स्टडी करते हुए हम दिखाई देंगे, क्योंकि इन दोनों का जो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है और उसके जो अजम्पशन है ऑलमोस्ट सेम है। इनके कंक्लूजन एक ही होने की वजह से ही हम इन दोनों मॉडल को एक साथ पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बट इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने ये दोनों मॉडल अलग अलग यहाँ पे डेवलप किया। उसके रीज़न देखे, उसका बैकग्राउंड अगर हम समझे तो हमें पता चलता है कि वो टाइम पीरियड ऐसा था कि जहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से प्रॉब्लम यहाँ पे होती थी और उसके वजह से ही 1930s में पूरी दुनिया में यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन को सभी लोग फेस कर रहे थे। और ऐसे टाइम पीरियड के अंदर इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कई ऐसे इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमी स्टेडी स्टेट ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए और उसको कंटिन्यूली अचीवमेंट करने के लिए ऐसे मॉडल को यहाँ पे डेवलप करने में हर कोई इकोनॉमिक्स यहाँ पे उनके मॉडल देने में तैयार हो गए। और इससे ही हमें पता चलता है कि ऐसे उभर के आए 2 इकोनॉमिक्स जो हैरोल्ड और डोमर, इन दोनों इकोनॉमिक्स ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इन दोनों ने अपने मॉडल यहाँ पे डेवलप किए। हम समझे कि ऐसे सिचुएशन के अंदर हर इकोनॉमिक्स ये डील कर रहा था कि किस तरह से वेरियस एक्सपेक्ट यहाँ पे जो ग्रोथ के होते हैं इसको किस तरह से डेवलप करे और इनमें किस तरह से इकोनॉमी स्टेडी स्टेट जो इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की, इसको किस तरह से उभर के आए और इसमें किस तरह से इंक्रीज करे, यही सिचुएशन को और मेनली ये चैलेंज यहाँ पे सभी इकोनॉमिक्स के अंदर दिखाई देते थे। और इसी टाइम पीरियड के अंदर हैरोडोमर मॉडल यहाँ पे उभर के आए, जो दोनों भी एक दूसरे मॉडल के साथ अलग थे, अलग उन्होंने यहाँ पे डेवलप किया। हैरोड मॉडल ये 1939 में यूके में यहाँ पे डेवलप हुआ। डोमर का मॉडल 1947 के अंदर ये यूएसए के अंदर यहाँ पे डेवलप किया गया। उस टाइम पीरियड के अंदर कम्युनिकेशन के यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं होने की वजह से ही, और ऐसे भी समझे कि ये दोनों भी इकोनॉमिक्स एक दूसरे से यहाँ पे रिलेट नहीं करते हुए उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड या हम कहें ये मॉडल को डेवलप किया। बट उनके रिज़ल्ट, उनके अजम्पशन और उनका जो कंक्लूजन्स है ये सभी एक होने की वजह से ये
हैरोडोमर मॉडल, ये मॉडल एक साथ हम पढ़ते हुए हमेशा दिखाई देते हैं। इस मॉडल के अंदर हम देखें तो फर्स्टली यहाँ पे ये माने जाते हैं कि इसका जो बेस है दोनों मॉडल का, ये केन्शियन सेविंग इन्वेस्टमेंट एनालाइज पे बेस है। इसमें फर्स्टली हम देखें जो दोनों ने भी ये सिंपली मॉडल ग्रोथ मॉडल देने की कोशिश की, उसके साथ साथ हम देखें जो मॉडल का डायरेक्ट आउटकम को यहाँ पे देने की कोशिश, या हम कहें जो केन्स ने दिया हुआ शॉर्ट रन जो मेथड था एनालाइज उनका यहाँ पे लॉन्ग रन में करने की दोनों ने भी यहाँ पे सजेशन दिए। और उसी के साथ ये बेस करती है कैपिटल फैक्टर को। हर कंट्री की अगर ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बनाना है तो उसके लिए कैपिटल फैक्टर ये इम्पोर्टेंट माना जाएगा। उसके लिए कैपिटल एक्यूमुलेशन को उन्होंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहमियत यहाँ पे इस मॉडल के अंदर हमें दिखाई देती है। और उसी के साथ ये कंसिडर्ड भी किया जाता है कि मिस जॉन रॉबिन्सन, इनका जो मॉडल था टेक्निकल प्रोसेस को, इसको भी इंक्लूड, इसकी जो पॉइंट्स है इसको भी हम इस मॉडल के अंदर देखते हुए दिखाई देते हैं। तो इन शॉर्टली हम कहें जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो मेथड है और जो केन्शियन मेथड है, इन दोनों का मिक्सअप हम इन हैरोडोमर मॉडल के अंदर देखते हुए हमें पता चलता है। जहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स सप्लाई साइड को यहाँ पे इम्पोर्टेंट देते हैं, तो केन्शियन जो पॉइंट ऑफ व्यू उनका यहाँ पे डिमांड साइड को दिखाई देता है, जहाँ पे इफेक्टिव डिमांड ये पॉइंट ऑफ व्यू केन्स का हमेशा रहा है। जहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स यहाँ पे लॉन्ग रन यहाँ पे मेथड को यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे इंटरफेरेंस ना हो और फुल एम्प्लॉयमेंट, इन कई ऐसे अजम्पशन को यहाँ पे बेस करते ही क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये मेथड को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे उसके अपोजिट केन्स यहाँ पे हमेशा शॉर्ट रन एनालाइज को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, इफ़ेक्टिव डिमांड को फोकस करते हुए दिखाई देते हैं। जो डिमांड साइड को उन्होंने हमेशा ही यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। जो दोनों भी एंगल यहाँ पे दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट होने के बावजूद इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू हम हैरोडोमर मॉडल के अंदर हम इसे देखते हुए हमें दिखाई देता है। सेकेंड बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट देती है, जहाँ पे स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट यहाँ पे अचीव करने के लिए हैरोडोमर मॉडल के अंदर एडवांस कैपिटल इकोनॉमी को इम्पोर्टेंट दिया और सेकंड इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट ये मेथड को दिया, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेशन, कैपिटल एक्यूमुलेशन को यहाँ पे इम्पोर्टेंट देने की वजह से ही कैपिटल किसी कंट्री की अगर ज़्यादा बनेगी, एक्यूमुलेशन होगा, तो उसका कन्वर्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में किया जाता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम देखें जो इन्वेस्टमेंट है इसको हैरोडोमर मॉडल के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत, इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिए गए हैं। उसका जो रिज़ल्ट है यहाँ पे ड्यूअल इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम जो डिमांड साइड को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, केन्स का मॉडल को यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड किया, और सेकेंड साइड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ड्यूअल इफेक्ट में यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी को यहाँ पे बढ़ाया जाता है, जो रिलेट करता है सप्लाई साइड को, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रेजेंट करते हैं। तो हम देखें इन्वेस्टमेंट ये जो ड्यूअल इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता है इनकम और उसी के साथ प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो डिमांड और सप्लाई इन दोनों को मिक्स करते हुए हैरोडोमर मॉडल यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। उसी के साथ देखें अगर हैरोडोमर मॉडल के अंदर जो डिमांड साइड और सप्लाई साइड क्या प्रेजेंट करती है, ये अगर हम देखें तो डिमांड साइड ये हमेशा मल्टीप्लायर को सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। इन्वेस्टमेंट को अगर और भी ज़्यादा कई गुना अगर उसको ग्रोथ देना है तो उसके लिए मल्टीप्लायर इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड जो डिमांड के अंदर, डिमांड साइड के अंदर इंपॉर्टेंट दिया जाता है जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन दोनों मेथड को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है डिमांड साइड को प्रेजेंट करते हुए। अगर उसके साथ हम देखें सप्लाई साइड को यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या देते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन को इम्पोर्टेंट दिया जाता है। और दूसरी बात सप्लाई साइड के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट इन कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इन दोनों भी इक्वल कंडीशन में अगर हो तो कोई भी कंट्री यहाँ पे स्टेडी स्टेट ग्रोथ यहाँ पे अचीवमेंट करने के लिए इजीली यहाँ पे अचीव कर सकती है। ये हैरोडोमर मॉडल हमें हमेशा कहता है। उसी के साथ हैरोडोमर मॉडल ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉब्लम को यहाँ पे इग्नोर करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे वो अवॉइड करते हैं दो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जिसमें फर्स्ट है सेक्युलर स्टैग्नेशन और दूसरा है सेक्युलर इन्फ्लेशन। जहाँ पे सेक्युलर स्टैग्नेशन ये प्रेजेंट करता है कि किसी कंट्री की ग्रोथ यहाँ पे स्टॉप नहीं होना चाहिए, या हम एक ही लेवल पे यहाँ पे स्टैग्नेशन, उस कंट्री की ग्रोथ यहाँ पे रुकी ना हो। उस कंट्री की ग्रोथ अगर रुकती है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और सेकेंड यहाँ पे उन्होंने जो प्रॉब्लम को यहाँ पे
इग्नोर किया, वो कहते हैं कि सेक्युलर इन्फ्लेशन, किसी भी कंट्री की यहाँ पे जो महंगाई है इसको यहाँ पे क्रिएट ना हो। अगर ये दो प्रॉब्लम अगर कोई भी कंट्री इकोनॉमी यहाँ पे क्रैक करती है तो ये और भी इजीली हो सकता है किसी भी कंट्री की स्टेडी स्टेट ग्रोथ को अचीवमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्टली उन्होंने कहा सेक्युलर स्टैग्नेशन और सेकेंड सेक्युलर इन्फ्लेशन, इन दो मेथड को या दो प्रॉब्लम को इग्नोर करे तो ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ रैपिडली ले सकती है। इसी के साथ हम देखें जो हैराडोमर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल के अंदर जो दोनों भी इकोनॉमिस्ट इन्होंने जो अपना मॉडल दिया इनके बारे में अगर देखें तो फर्स्टली हम देखें हैरोड के बारे में। तो उनका पूरा नाम सर हेनरी रॉय फॉब्स हैरोड था। वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। उनका बॉर्न 1900 में हुआ, उनकी डेथ 1978 में हुई थी। वो माने जाते थे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बतौर, और उनका कंट्रीब्यूशन जो हैराडोमर मॉडल के बाद साथ साथ ही हमें बेहतर तरीके से हम उन्हें समझ पाते हैं। उसी के साथ अगर हम डॉमर के बारे में अगर समझे तो जो हैराडोमर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल उन्होंने जो दिया उसमें उनकी अगर हम उनके लाइफ के बारे में अगर समझे तो उनका पूरा नाम एवसे डेविड डॉमर था। वो रशियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। उनका बॉर्न 1914 में हुआ और उनकी डेथ 1997 में हुई। वो माने जाते थे पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट के बतौर, और उनका कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे हैराडोमर मॉडल के अंदर अहम रोल निभाता है। डॉमर को मॉडल यहाँ पे समझने से पहले हमें इस मॉडल के अंदर जो अजम्पशन लिए गए हैं इसको अगर जानना उतना ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा। जहाँ पे इस अजम्पशन पे ही बेस करते हैं ये हैराडोमर मॉडल, जहाँ पे हैरोड का भी मॉडल में जो अजम्पशन लिए गए हैं वो भी सेम है, और डॉमर ने जो मॉडल के अंदर जो अजम्पशन माने हैं वो भी सेम है। तो दोनों का यहाँ पे एक ही साथ हम देखेंगे कि किस तरह से इस अजम्पशन के भी बेस यहाँ पे ये मॉडल करता है, जिसमें फर्स्ट है माना गया है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो यहाँ पे इनकम के लिए है वो यहाँ पे एग्जिट करती है। इसके बारे में हम देखें कि यहाँ पे कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन इकोनॉमी के अंदर एग्जिट करती हुई दिखाई देती है। सेकेंड यहाँ पे पॉइंट कहता है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमी। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे रोल यहाँ पे अदा नहीं करता। यहाँ पे लेजर्स फेयर कंडीशन यहाँ पे गवर्नमेंट के बतौर यहाँ पे प्रेजेंट की जाती है, जहाँ पे मार्केट अपने आप यहाँ पे इकोनॉमी यहाँ पे कंट्रोल में रखती है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि क्लोज इकोनॉमी। यहाँ पे इकोनॉमी यहाँ पे क्लोज मानी जाती है, जहाँ पे जो भी प्रोडक्शन यहाँ पे लिया जाएगा वो उसी कंट्री के लिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर और कंज्यूम किया जाएगा जो माना है। यहाँ पे कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये कंडीशन यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर नहीं है, जो दोनों ने भी यहाँ पे इसको पूरी तरह से यहाँ पे जोर दिया कि यहाँ पे क्लोज इकोनॉमी मेंशन हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नो लैग इन एडजस्टमेंट ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे जो भी एक्शन यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर लिए जाएंगे और उसमें का जो रिजल्ट आएगा इनमें कोई भी लैग कंडीशन अवेलेबल नहीं होगी। यहाँ पे इंस्टेंटली यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे मिल पाएगा, जो ये कंडीशन कहती है कि नो लैग इन एडजस्टमेंट ऑफ वेरिएबल कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एपीएस एंड एमपीएस आर द इक्वल टू ईच अदर। जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एग्रीगेट प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दोनों भी कंडीशन यहाँ पे इक्वल कंडीशन यहाँ पे मानी जाती है, जहाँ पे दोनों भी इक्वल यहाँ पे सिचुएशन के अंदर हम अज्यूम कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाता है एमपीएस एंड कैपिटल को इफिशिएंट रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और कैपिटल को इफिशिएंट ये दोनों भी कंडीशन यहाँ पे कांस्टेंट माने गए हैं। नेक्स्ट कहा जाता है नो डिप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल गुड्स। यहाँ पे कैपिटल गुड्स को जो आने वाला डिप्रिसिएशन कॉस्ट होता है ये ना के बराबर है, मतलब ना ही होगा, ऐसा माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अजूम किया गया है फिक्स ऑफ कैपिटल गुड्स। यहाँ पे जो कैपिटल गुड्स के जो रेशो है यहाँ पे फिक्स माने गए हैं, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे नहीं बढ़ेंगे ना ही घटेंगे। जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन लिया जाएगा उसके साथ ही यहाँ पे उसका जो रेशो यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। ऐसे कैपिटल गुड्स के बारे में उसका रेशो फिक्स यहाँ पे माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फिक्स प्रोपोर्शंस ऑफ द कैपिटल एंड लेबर इन प्रोडक्टिव प्रोसेस। इस कंडीशन के अंदर जो यहाँ पे प्रोपोर्शन यहाँ पे जो दिया गया है कैपिटल और लेबर के बारे में, ये प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, उनका रेशो यहाँ पे फिक्स माना गया है।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है नो चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई भी यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज कंडीशन नहीं होगी। जो कंडीशन यहाँ पे जो रेट्स यहाँ पे अवेलेबल है वही यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस इंटरेस्ट रेट के अंदर नहीं होगा, ऐसा माना गया है। और जो लास्ट यहाँ पे जो अजम्पशन लिया गया है वो इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाता है। वो कहता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू इनकम ऑफ द सेम ईयर। यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों भी एक दूसरे के लिए रिलेटेड करते हैं, जो इनकम इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि सेविंग ही यहाँ पे कन्वर्ट होगी यहाँ पे एक कैपिटल के बतौर, और वो यूज़ होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, जो ऐसे पर्टिकुलर ईयर के अंदर वो यूज़ होगा और उसको मेंशन किया जाएगा। जैसे हमने देखे कि हैरोल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से रहा, उन्होंने किस तरह से कई ऐसे इश्यूज़ को रेज़ किए, उनका सॉल्यूशन उन्होंने बताए, और उसके साथ साथ उन्होंने किस तरह से अचीवमेंट करे, इन मेथड को यहाँ पे समझा। बट यहाँ पे हम देखें जो उनके दोनों भी यहाँ पे मॉडल के अंदर जो प्रेजेंटेशन है वो दोनों डिफरेंट है, बट उनका जो रिजल्ट है एक ही तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जो दोनों को हम एक साथ स्टडी करते हैं। बट हम देखें जो डोमर ग्रोथ मॉडल है ये क्या कहना चाहता है, उसमें वो कहते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम, ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये दोनों भी यहाँ पे कोइंसाइड होना चाहिए। किसके अंदर, जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे डोमर ने इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाया है, और इसको ही पूरा दारोमदार दिया है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से ही यहाँ पे स्टेडी स्टेट ग्रोथ यहाँ पे हम अचीवमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ हम दोनों भी फोकस, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और जो उनका जो मेथड है और केंशन का जो मेथड है, इन दोनों का यहाँ पे मिक्सअप करके उन्होंने ग्रोथ ऑफ इनकम और ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इन दोनों को यहाँ पे मेंशन करने के लिए, इनका एक इक्वल कंडीशन रखने के लिए इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे पूरा जोर देते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी के साथ हम समझे जो डोमर थ्योरी है ये एक्सटेंशन मानी जाती है केन्स की जो जनरल थ्योरी है इसके ही बेस करती है, और इस पे दो इम्पोर्टेंट निकल के आते हैं। जो इन्वेस्टमेंट को उन्होंने जोर दिया, इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे ड्यूअल इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट होता है, जो इनकम इफेक्ट से हमें डिमांड साइड क्रिएट होती है, और प्रोडक्टिव कैपेसिटी की वजह से इफेक्ट का यहाँ पे सप्लाई साइड को प्रेजेंट करता है। जो केन्स यहाँ पे इग्नोर करते हैं, जो प्रोडक्टिविटी जो है सप्लाई साइड को पूरी तरीके से इग्नोर किया, हम यहाँ पे पता चलता है कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे केन्स ने डिमांड साइड को यहाँ पे मेनली माना और इग्नोर किया सप्लाई साइड को। तो इस तरह से हम देखें जो डोमर मॉडल है, ये डोमर मॉडल यहाँ पे सप्लाई साइड को भी उतना ही इम्पोर्टेंट देते हैं और डिमांड साइड को भी उतना ही इम्पोर्टेंट देते हैं। तो इसके अंदर हम सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखें जो बेस करती है अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे लेबर का होता है किसी भी कंट्री के अंदर, अगर इसका अटेंशन यहाँ पे जनरली फील किया जाता है और उस पर ही हमें सिंपैथी मिलती है। अगर ये बात, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन अगर एक कैपिटल के वजह से अगर होती है तो इसका अटेंशन यहाँ पे कम दिखाई देता है, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये कैपिटल एक्यूमुलेशन कम होने की वजह से, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से ये उस कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन को यहाँ पे प्रॉब्लम को फेस किया जाता है, जो इसे कम अटेंशन मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर जनरली अगर किसी भी कंट्री के अगर अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रेस करती है तो ये दिखाई देता है कि उस कंट्री की जो इन्वेस्टमेंट है ये कम होने की वजह दिखाई देती है। बट यहाँ पे दोनों का डिफरेंस यहाँ पे हम देखें, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है जनरली, और यहाँ पे कैपिटल की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, तो इन दोनों का अटेंशन अलग अलग दिखाई देता है जो रेस किया है डोमर मॉडल के अंदर। उसी के साथ हम देखें कि अगर हम समझे कि जो यहाँ पे फोकस किया गया है अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्यों होता है, कैपिटल यहाँ पे कम होने की वजह, और कैपिटल अगर कम होता है तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम होगा, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो उसके बतौर उस कंट्री की इनकम है ये भी डिक्लाइन करेगी। अगर इनकम कम होगी तो इसका जाहिर से बात है यहाँ पे जो डिमांड है वो डिमांड भी कम होगी, और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे उस कंट्री का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो उसी के साथ हम देखें जो डोमर का पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है कि केन्स ने यहाँ पे फोकस करना चाहिए था बट उन्होंने यहाँ पे इग्नोर किया, और उसके साथ साथ डोमर यहाँ पे फोकस करते हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन है ये अगर हम सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने के लिए उस कंट्री के अंदर बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना उतना ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा। डोमर मॉडल के अंदर दूसरा इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट माना जाएगा, उन्होंने जहाँ पे इम्प्लीकेशन यहाँ पे मॉडल के अंदर किस तरह से किया जाए,
इसको यहाँ पे रेज़ किया, जहाँ पे फर्स्टली वो कहते हैं कि अगर ये इम्प्लीकेशन अगर सही तरीके से हो तो यहाँ पे किसी भी कंट्री को यहाँ पे अचीवमेंट करने के लिए स्टेडी स्टेट ग्रोथ यहाँ पे इजीली हो सकता है। तो ये इम्प्लीकेशन यहाँ पे इस तरह से है, इसमें फर्स्टली है उन्होंने कहा इनकम डिटर्मिनेशन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए होगा, और ये इन्वेस्टमेंट की वजह से ही यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ पे कई गुना यहाँ पे दिखाई देगा, और इससे हम माने कि यहाँ पे सेविंग इनकम जो रेशो है यहाँ पे कांस्टेंट माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यहाँ पे जो इम्प्लीकेशंस है, जो सेकंड पॉइंट हमें दिखाई देता है वो कहता है कि प्रोडक्टिविटी जो कैपेसिटी है ये क्रिएट करती है इन्वेस्टमेंट को, और ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ने की वजह से ही यहाँ पे एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ना दिखाई देता है, और इसमें भी उन्होंने सेविंग इनकम रेशो कांस्टेंट माना हुआ दिखाई देता है। उसी के साथ वो इस अंदर हम देखें कि जो इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट होगा तो यहाँ पे जो शो करता है कि जो चेंजेस होगा प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, वो जो प्रोडक्शन लिया जाएगा वो बेस करेगा कैपिटल प्रोडक्टिविटी पे और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने के साथ साथ। यहाँ पे जो थर्ड यहाँ पे इम्प्लीकेशन यहाँ पे उन्होंने दिया वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज इंड्यूस्ड बाय द आउटपुट ग्रोथ। यहाँ पे जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह, कम होने की वजह क्या है, उसके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, जहाँ पे वो कहते हैं कि जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं यहाँ पे जो कम यहाँ पे प्रॉफिटेबल कंडीशन यहाँ पे ना हो, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह उन्होंने कहा है कि यहाँ पे शॉर्टेज यहाँ पे लेबर का हो, या हम कहें इन्वेंशन यहाँ पे ना होने की वजह और लेबर सेविंग जो इन्वेंशन है ये ना होने की वजह, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह उन्होंने यहाँ पे बताई है। उस तरह से फोर्थ यहाँ पे जो इम्प्लीकेशन है वो कहता है कि एम्प्लॉयमेंट डिपेंड अपॉन द यूटिलाइजेशन रेशो, जो यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाएगा रेशो बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट और प्रोडक्टिव कैपेसिटी। यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए उसका जो रेशो है ये डिपेंड करता है एक्चुअल आउटपुट क्या होना चाहिए, और उसी के साथ यहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी उसकी इंक्रीज़ करना। ये कैसे साबित होगा, जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जो क्रिएट होगा उससे ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगा, तो ही यहाँ पे इनकम यहाँ पे रेस करती हुई उस कंट्री की दिखाई देगी। और जो लास्ट यहाँ पे जो इम्प्लीकेशन यहाँ पे दिए गए वो कहते हैं कि प्रीवियस और प्रेजेंट यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ये जनरेट करते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी अस द गिवन रेशो। इस तरह से ये 5 यहाँ पे जो इम्प्लीकेशन है ये डॉमर ने इस मॉडल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट किया, और इसको ही इम्पोर्टेंट दे के ये सॉल्व कर पाएंगे कि किस तरह से इम्प्लीकेशन अगर सही तरीके से हो तो ये ग्रोथ अचीवमेंट हम कर सकते हैं। डॉमर मॉडल हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे ग्रोथ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि यहाँ पे जो डिमांड साइड है ये इक्वल होना चाहिए सप्लाई साइड के साथ साथ। यहाँ पे जो पूरा फोकस यहाँ पे जो डोमर मॉडल का पॉइंट ऑफ व्यू ग्रोथ, यहाँ पे स्टेडी स्टेट ग्रोथ यहाँ पे जो किसी कंट्री की अगर लेनी है तो ये जो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू और केंशियन पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों भी अगर इक्वली यहाँ पे ट्रीट करेंगे, उसको इक्वली कंडीशन के साथ हम अप्लाई करेंगे तो हम ये स्टेडी स्टेट ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे। और इसके लिए क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू सप्लाई साइड का और जो केंशियन का है डिमांड साइड, इन दोनों को इक्वल कंडीशन में रखें तो हम ये अचीवमेंट ये ईजिली कर पाएंगे, जो बैलेंस कंडीशन के अंदर होने के साथ साथ ही ये डोमर मॉडल यहाँ पे पूरी तरीके से फोकस इस पॉइंट ऑफ व्यू को करते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये एक साइड हम देखें तो ये इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, और सेकेंड हैंड अगर देखें ये जनरेट करता है इनकम को। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मेन यहाँ पे जो इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो सप्लाई साइड को माना जाएगा, और जो इनकम है ये इनकम यहाँ पे डिमांड साइड को प्रेजेंट किया जाएगा। तो मिक्सअप हम देखें जो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू और केंशियन पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों का अगर इक्वली ट्रेड करके बैलेंस अगर रखें तो ये हम ग्रोथ किसी भी कंट्री की अचीवमेंट कर पाएंगे। ये पूरा फोकस यहाँ पे डोमर मॉडल देती हुई दिखाई देते हैं, जो बैलेंसिंग यहाँ पे दोनों साइड प्रोवाइड करता है, जो सोल्यूशन है स्टेडी स्टेट ग्रोथ के लिए। पे सिम्बॉलिकली अगर प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे वाई डी इज इक्वल वाई एस, ये कंडीशन हमें दिखाई देती है, जहाँ पे वाई डी एग्जैक्टली ये प्रेजेंट करता है लेवल ऑफ नेट नेशनल इनकम, या हम कहें लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे डिमांड साइड को प्रेजेंट करता है। तो उसके साथ जो इक्वली कंडीशन यहाँ पे वाई एस ये प्रेजेंट करता है लेवल ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यहाँ हम कहें उसे सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जो सप्लाई साइड को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है।
डोबर ने अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू में जहाँ पे डिमांड साइड को इक्वल कंडीशन में रखा सप्लाई साइड के साथ, तो अगर हम देखें ये डिमांड साइड को उन्होंने किस तरह से यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू अपना दिया, तो वो कहते हैं कि डिमांड साइड यहाँ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट यहाँ पे देती है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसका जो इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट होता है, वाई डी इज इक्वल 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई आई, जहाँ पे वाई डी ये प्रेजेंट करता है डिमांड साइड को, 1/अल्फ़ा ये प्रेजेंट करता है एमपीएस को, जो मल्टीप्लाई कर पाएंगे हम ऐसे आई मीन्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंडीशन दिखाई देती है, जहाँ पे लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड जो वाई डी को हम प्रेजेंट करेंगे जो डायरेक्टली रिलेटेड करता है लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट ऑफ मल्टीप्लायर। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उसके साथ साथ हम मल्टीप्लायर को भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हमारा जो इनकम है ये मैनी फोल्ड यहाँ पे प्रेजेंट कर पाएगा, जो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे क्रिएट करता है 1/अल्फ़ा। जहाँ पे इफेक्टिव डिमांड ये इन्वर्सली रिलेट करता है एमपीएस को, जहाँ पे हम देखें जो लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड ये बेस करता है मल्टीप्लायर के साथ साथ। उसके साथ अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि यहाँ पे सप्लाई साइड को उन्होंने किस तरह से प्रेजेंट किया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे सप्लाई साइड को यहाँ पे प्रोडक्ट कैपेसिटी को उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, जहाँ पे उसका इक्वेशन यहाँ पे इस तरह से क्रिएट होता है, वाई एस इज इक्वल थीटा मल्टीप्लाई के। तो यहाँ पे जो वाई एस है ये प्रेजेंट करता है सप्लाई ऑफ आउटपुट एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑन डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स। अगर ये वाई एस से डिपेंड करता है टू मेथड पे, यहाँ पे जो फर्स्टली है थीटा को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ कैपिटल, और सेकेंड यहाँ पे जो के है ये प्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ रियल कैपिटल को। तो यहाँ पे जो सप्लाई साइड को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, इनका जो इंक्रीज और डिक्रीज अगर होगा तो ये डिपेंड करेगा इन दो मेथड को, जहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द कैपिटल जिसे थीटा हम माने हैं, और अमाउंट ऑफ रियल कैपिटल जो के को हम प्रेजेंट करते हैं, इन दोनों पे ही बेस करेगा। यहाँ पे जो सप्लाई साइड है जो डिपेंड करेंगे हमारा आउटपुट यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इन दो मेथड या फैक्टर को इंक्रीज करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि इंक्रीज करता है ये थीटा, मींस यहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी अगर बढ़ता है तो ये बढ़ने की वजह से यहाँ पे इकोनॉमी को जो इम्पोर्टेंस है ये सप्लाई क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम मान लेते हैं कि अगर रियल कैपिटल यहाँ पे चेंजेस होता है तो यहाँ पे सप्लाई साइड यहाँ पे और भी ज़्यादा यहाँ पे आउटपुट देने में हमें हेल्पफुल होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे सप्लाई साइड पे यहाँ पे जो दोनों का यहाँ पे दारोमदार अगर है वो थीटा और के पे है, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ कैपिटल थीटा और अमाउंट ऑफ रियल कैपिटल जिसे हम के प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं, जो पूरी तरीके से सप्लाई साइड का जहाँ पे आउटपुट जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे डिपेंड करता हुआ दिखाई देगा। अगर इन दोनों को अगर इक्वल कंडीशन में लाना है तो इकोनॉमी के अंदर लॉन्ग टर्म यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें अचीवमेंट करना है, तो उसके लिए डिमांड जो वाई डी और सप्लाई जो वाई एस, ये दोनों को इक्वली हम ट्रीट करेंगे। इक्वली अगर हम साथ लेके चलेंगे तो हमारा स्टेडी स्टेट ग्रोथ हम ईजिली यहाँ पे अचीवमेंट कर पाएंगे, जहाँ पे वाई डी इज इक्वल वाई एस इस कंडीशन को पाएंगे। तो अगर ये वाई डी मीन्स क्या होता है, वाई डी मीन्स होता है कि आई अपॉन अल्फ़ा, जिसे हम डिमांड साइड को प्रेजेंट करते हैं तो उसके साथ साथ ये इक्वली ट्रीट करेगा, जहाँ पे हम कहेंगे कि वाई एस ये प्रेजेंट करता है थीटा मल्टीप्लाई के। थीटा मीन्स हमने माना कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ कैपिटल, और जो के है ये हमने माना है अमाउंट ऑफ रियल कैपिटल। अगर ये डिमांड साइड और सप्लाई साइड एक दोनों भी इक्वल ट्रीट करेंगे तभी हम हासिल कर पाएंगे हमारी स्टेडी स्टेट ग्रोथ को। ये इन्वेस्टमेंट अगर ये बढ़ेगा तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड के अंदर इक्वली ट्रेड कर पाएंगे, और प्रोडक्ट यहाँ पे सेविंग इनकम रेशो और कैपिटल प्रोडक्टिविटी और कैपिटल स्टॉक, इन तीनों को हम साथ लेके चले तो हमारा ये कंडीशन अगर मिलता है कि जहाँ पे डिमांड साइड और सप्लाई साइड ये किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, जिस तरह से हमने एक्सप्लेन किए कि यहाँ पे जो डिमांड साइड है, ये डिमांड साइड यहाँ पे आई अपॉन अल्फ़ा और इज इक्वल जो सप्लाई साइड है थीटा मल्टीप्लाई के। अगर इन दोनों को हम सिंप्लीफाई अगर और भी करें तो हमें एक नया इक्वेशन मिलता है जो कहता है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल अल्फ़ा मल्टीप्लाई थीटा मल्टीप्लाई के। मतलब अगर हमें इन्वेस्टमेंट को अगर पूरी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे रैपिडली अगर हमें पाना है तो उसके लिए उसके बराबर अगर हमें क्या करना है, तो हमें सेविंग इनकम रेशो,
कैपिटल प्रोडक्टिविटी और कैपिटल स्टॉक, इन तीनों को इक्वल ट्रीट करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल पाएगा इन्वेस्टमेंट। उसी के साथ अगर हम देखें जो डिमांड और सप्लाई साइड, इन इक्वेशन को अगर हम इंक्रीमेंटल फॉर्म में अगर लाना है तो हम डिमांड और सप्लाई को किस तरह से यहाँ पे इन इक्वेशन को लाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्टली हम देखें जो डिमांड साइड है इसका अगर हम इंक्रीमेंटल फॉर्म में अगर लाना है तो अगर हम चेंज करेंगे हमारा जो इनकम में अगर चेंज जो आता है, ये चेंज किस तरह से प्रेजेंट करेगा, तो ये प्रेजेंट करेगा डेल्टा वाई डी इज इक्वल डेल्टा आई अपॉन अल्फ़ा। जो इक्वेशन 1 हम प्रेजेंट करेंगे, जो डिमांड साइड को प्रेजेंट करेगा, जो डिमांड साइड के अंदर जो इनकम में अगर रेस होता है या इंक्रीज होता है तो ये जो चेंजेस यहाँ पे इनकम में जो आया है वो प्रेजेंट करता है डेल्टा वाई डी इज इक्वल डेल्टा आई अपॉन अल्फ़ा। जो डिमांड साइड पूरी तरीके से यहाँ पे क्या है, उसमें जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में कहता है। उसी के साथ अगर हम देखें कि इंक्रीमेंटल फॉर्म में अगर सप्लाई साइड को अगर प्रेजेंट करना है तो उसका इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, जो चेंजेस आए हैं सप्लाई साइड के साथ तो वो कहते हैं कि डेल्टा वाई एस इज इक्वल थीटा मल्टीप्लाई डेल्टा के। अगर ये डेल्टा के ही हमें क्या प्रेजेंट करता है, जो इन्वेस्टमेंट अगर हम उसके साथ ले तो हमें ये भी डेल्टा के ये प्रेजेंट करता है, हमारा जो इनकम है, जो इन्वेस्टमेंट है ये प्रेजेंट कर पाएगा। तो यहाँ पे दोनों साइड, डिमांड साइड का जो यहाँ पे इंक्रीमेंटल फॉर्म क्या है और जो सप्लाई साइड का ये इंक्रीमेंटल फॉर्म क्या है, ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के साथ हमें मिल पाता है। तो इस तरह से इक्वेशन 1 और इक्वेशन दोनों को अगर हम साथ लाए तो हमें मिल पाता है डेल्टा वाई डी इज इक्वल डेल्टा वाई एस। अगर हम समझे कि डिमांड साइड में जो चेंजेस आया है वो प्रेजेंट करता है डेल्टा वाई डी को, और जो सप्लाई साइड के अंदर जो चेंजेस आया है वो प्रेजेंट करता है डेल्टा वाई एस। तो अगर हम समझे जो ये चेंजेस जो आया है, चेंजेस किस तरह से डिमांड साइड को प्रेजेंट करता है, तो एक्चुअल जो यहाँ पे डेल्टा आई अपॉन अल्फ़ा जो प्रेजेंट करता है, जो यहाँ पे डिमांड साइड का जो एक्चुअल जो चेंजेस है वो प्रेजेंट करता है। सप्लाई साइड के अंदर देखें जो डेल्टा वाई एस है वो क्या हमें प्रेजेंट करता है, थीटा मल्टीप्लाई आई। जहाँ पे हम देखें जो चेंजेस है डिमांड साइड के साथ देखें और क्या कहता है, और जो सप्लाई साइड का जो चेंजेस है इन दोनों का हम क्लियरिफिकेशन इस तरह से है, जहाँ पे हम देखें जो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें, मल्टीप्लाइंग करें तो हमें ये मिलता है कि अगर डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल अल्फ़ा मल्टीप्लाई थीटा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हमें ये इक्वेशन मिलता है। जो इक्वेशन 3 हम प्रेजेंट करेंगे, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल अल्फ़ा मल्टीप्लाई थीटा। इन दोनों इक्वेशन को हम कोई भी ले सकते हैं और इसके प्रेजेंट कर सकते हैं कि हम किस तरह से इक्वेशन 3 को हमने अचीवमेंट किया, और एक्चुअली हमारा जो चेंजेस है इनकम में आने वाला जो इनकम, ये जो चेंजेस आएगा ये क्यों आएगा, क्योंकि डिमांड साइड और जो सप्लाई साइड है इनमें जो चेंजेस आया है इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल अल्फ़ा मल्टीप्लाई थीटा, इसी को ही प्रेजेंट करता हुआ इक्वेशन 3 हमें मिल पाता है। मीन्स हम समझे जो स्टेडी ग्रोथ इज टू बी मेंटेन टू द इनकम ग्रोथ रेट डेल्टा वाई अपॉन वाई शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मार्जिनल या प्रोपेंसिटी टू सेव। इस तरह से हम माने तो ये हमें इक्वेशन और भी क्लियरली समझ में आ सकता है। इस तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जो एनालाइज ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन को यहाँ पे प्रेजेंट करता है, वो कहते हैं कि हमेशा ही इकोनॉमी के अंदर बैलेंस सिचुएशन तो हमेशा नहीं रहेगी, तो यहाँ पे अनबैलेंस सिचुएशन भी होगी जहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे उभर के आती है। यहाँ पे उन्होंने 2 मेथड को यहाँ पे प्रेजेंट किया जहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट करती है। उसकी फर्स्टली है जब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे डेल्टा आई अपॉन आई या हम कहे डेल्टा वाई अपॉन वाई इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा मल्टीप्लाई थीटा। ये सिचुएशन अगर होगी तो कंडीशन क्या होगी, और सेकेंड वो कहते हैं कि डेल्टा आई अपॉन आई या हम कहे डेल्टा वाई अपॉन वाई इज़ लेस दैन अल्फ़ा मल्टीप्लाई थीटा। ये 2 सिचुएशन होगी। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, जो फर्स्टली है वो कहते हैं कि फर्स्ट जब सिचुएशन अगर होती है तो इस सिचुएशन के अंदर ये terms of inflation appear in the economy because of the higher growth rate of the income provide the greater purchasing power to the people, and the purchasing power increasing then the create the
प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये जो फर्स्टली यहाँ पे जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है, ये इन्फ्लेशन को यहाँ पे दावत देने की कंडीशन, यहाँ पे इनवाइट करने की कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ पे हायर ग्रोथ रेट ऑफ इनकम यहाँ पे इंक्रीज होता है और उसके बतौर यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर लोग परचेसिंग, उनकी पावर जो है खरीदने की, ये बढ़ती है और इसकी वजह से ही यहाँ पे इन्फ्लेशन इस सिचुएशन को क्रिएट होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि नॉट एबल टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम क्रिएट द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर अगर डेल्टा वाई अपॉन वाई इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा मल्टीप्लाई थीटा, ये सिचुएशन अगर रहती है तो लोगों की यहाँ पे परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से ही यहाँ पे इन्फ्लेशन को यहाँ पे इन्विटेशन इकोनॉमी के अंदर मिल जाती है। सेकेंड कंडीशन के अंदर अगर देखें कि अगर डेल्टा वाई अपॉन वाई इज़ लेस दैन अल्फ़ा मल्टीप्लाई थीटा, ये सिचुएशन अगर होती है तो सिचुएशन के अंदर यहाँ पे ग्रोथ रेट ऑफ इनकम आर इन्वेस्टमेंट इज लॉसिंग बिहाइंड द यहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड द रिजल्ट ऑफ द ओवर प्रोडक्शन। यहाँ पे जो यहाँ पे सिचुएशन कहती है कि यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन लेने की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है और उसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम होने की वजह, और जो इंडिकेशन है यहाँ पे कौन से समय में कौन से सिचुएशन के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम होती है और किस तरह से यहाँ पे हम जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल, हमें जो एक्यूमुलेशन चाहिए वो अगर सही तरीके से इंडिकेशन नहीं देने की वजह से यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर ओवर प्रोडक्शन यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाई देती है और इसके वजह से क्या होता है कि रिड्यूस किया जाता है ग्रोथ रेट, इनकम यहाँ पे कम होने की वजह, और यहाँ पे हम देखें जो परचेसिंग पावर है लोगों की यहाँ पे कम होने की वजह बन जाती है और यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर हम देखें रिड्यूस किया जाता है लेवल ऑफ डिमांड एंड रिजल्टिंग ऑफ द ओवर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हाँ, इस सिचुएशन के अंदर जो सेकेंड सिचुएशन है इसके अंदर सेक्युलर यहाँ पे स्टैग्नेशन इस सिचुएशन को दिखाई देती है, जहाँ पे इकोनॉमी यहाँ पे एक थमी जाती है और यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे ना ही बढ़ती है ना ही सिचुएशन यहाँ पे इकोनॉमी का ग्रोथ यहाँ पे थम जाने की वजह इस सिचुएशन के अंदर दिखाई देती है। इस तरह से यहाँ पे दो मेथड के साथ डोमर ने यहाँ पे एनालाइज किया कि किस तरह से इम्बैलेंस यहाँ पे अगर होता है तो इन दोनों कंडीशन की वजह से ही होगा, जहाँ पे एक कंडीशन कहती है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ पाएगी और दूसरी कंडीशन कहती है कि यहाँ पे स्टैग्नेशन यहाँ पे बढ़ेगा। जहाँ पे हमने फर्स्टली देखा कि किस तरह से यहाँ पे दो सिचुएशन को यहाँ पे उन हैरो-डॉमर मॉडल के अंदर सेक्युलर स्टैग्नेशन को यहाँ पे इग्नोर उन्होंने किया और सेक्युलर यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है, इन दोनों को अगर किस तरह से हम बचे तो इस कंडीशन के साथ साथ हम स्टेडी स्टेट ग्रोथ यहाँ पे उस कंट्री की हम अचीवमेंट कर पाएंगे। इन दोनों को अगर हम इग्नोर करेंगे या हम कहें इससे हम बच पाएंगे इस सिचुएशन से, तो हम हमेशा ही डिमांड साइड और सप्लाई साइड को हम इक्वली ट्रीट करते हुए ही हम अचीवमेंट कर पाएंगे। इस तरह से डोमर को एग्जैक्टली क्या कहना है और ग्रोथ मॉडल के साथ उन्होंने किस तरह से प्रेजेंट किया अपना पॉइंट ऑफ व्यू, इस डायग्राम की हेल्प से और भी हम इजीली समझ सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल और ग्रोथ का रिलेशन किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया। तो हम देखें जो एक्स एक्सेस पे इनकम को इंडिकेट किया गया है और वाई एक्सेस पे यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे हम माने कि अगर इस अज़ूम किया गया है कि किस तरह से सेविंग जितना होगा उसका ऑब्वियसली यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सेस पे हमारी जो इक्वेशन, यहाँ पे इस इक्वेशन के साथ हम देखें कि हमारा जो एक्चुअल जो हमारा इनकम है वो अगर ओ वाई ज़ीरो इतना अगर होता है तो हमारी जो सेविंग है ये सेविंग हमारी वाई ओ एस ओ इतनी ये वर्टिकल लाइन की तरह हमें प्रेजेंट की जाएगी। मतलब हमारा वाई ज़ीरो और एस ज़ीरो इतनी हमारी अगर सेविंग है, ये सेविंग ही यहाँ पे हमारी कन्वर्ट की जाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम देखें तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो कर्व है ये इस तरह से यहाँ पे क्रॉस करता हुआ आई ज़ीरो यहाँ पे प्रेजेंट करता है और ओ एस जो यहाँ पे दिखाई देता है कि ये जो कर्व है ये कर्व हमारा सेविंग को यहाँ पे इंडिकेशन दिया जाता है। जो हमारी जो इनकम है, इनकम में से एक ऐसा पार्ट यहाँ पे जो कंजम्पशन के साथ साथ जो सेव किया जाता है, जो सेविंग हमारी क्रिएट होती है इनकम में से, उसे हम सेविंग यहाँ पे माने जाएंगे। तो यहाँ पे ओ एस यहाँ पे प्रेजेंट करता है सेविंग कर्व को। तो उसी के साथ अगर हम देखें कि हमारा जो इनकम है ओ वाई ज़ीरो इतना था तो हमारा यहाँ पे
जो सेविंग है ये सेविंग S0 और Y0 इतनी वर्टिकल लाइन से हमें प्रेजेंट करता है। तो इस पॉइंट को ही आगे क्रॉस करते हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट I0 हमें मिल पाता है। ये सिचुएशन हमारी बेसिक है, जहाँ पे स्टार्टिंग में हम इस सिचुएशन के साथ साथ हम देखते हुए हमें पता चलता है कि किस तरह से हमारी एक पर्टिकुलर ऐसी इनकम में हमारी सेविंग इतनी हो गई थी, SO इतनी हुई थी, जो SO Y0 इतनी थी, और इसी कंडीशन के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर I0 ये इंडिकेट करता हुआ दिखाई देता है। और यही सिचुएशन आगे जाके जब हमारी इनकम अगर बढ़ती है तो इनकम हमारी इन बढ़ने की वजह से हमारा सेविंग यहाँ पे कन्वर्ट करता है इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट से हमें जो मैनीफोल्ड यहाँ पे जो हमारा इनकम बढ़ाने में हेल्प करता है मल्टीप्लायर के साथ साथ जो यहाँ पे डिमांड साइड को प्रेजेंट करेगा, और उसी के साथ जो सप्लाई साइड है ये भी अपना रोल निभाएगी, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ने की वजह से हमारा प्रोडक्टिव यहाँ पे जो कैपिटल है ये कैपिटल भी बढ़ेगा। तो ये और भी हमारी इनकम Y0 से ये हमारी इनकम अब इंक्रीज़ करेगी। तो हमारी इनकम अब यहाँ पे सेकंड स्टेज पे यहाँ पे OY1 इतनी क्रिएट होगी। अगर ये सिचुएशन के अंदर हमारी इनकम अगर बढ़ती है तो हमारी इनकम जो बढ़ी है Y0 Y1 इससे गैप में अगर इतनी अगर इंक्रीज़ करती है, तो ये होने की वजह यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल, इसकी वजह से ही हमारी इनकम अब यहाँ पे OY1 इतनी हुई। अगर हमारी इनकम अगर बढ़ती है तो उसी के साथ हमारा जो सेविंग है ये सेविंग भी बढ़ेगी। तो ये सेविंग S1 Y1 इतनी वर्टिकल लाइन से हमें प्रेजेंट करेगा। ऑब्वियसली अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो उसी के साथ हमारा सेविंग बढ़ेगा, और सेविंग बढ़ेगा तो हमें और ये नया इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर्व मिलेगा। तो यहाँ पे जो I0 जो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व था ये अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, और नया जो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व I1 ये प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से ये सिचुएशन रिपीटली यहाँ पे क्रिएट होता जाएगा, जहाँ पे अब हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की वजह से अब हमारी सिचुएशन और भी इनकम इंक्रीज़ करती हुई दिखाई देती है, जहाँ पे हमारी अब इनकम Y1 से Y2 तक यहाँ पे इंक्रीज़ करती है। तो हमारी टोटल इनकम अब यहाँ पे हमारी OY1 इतनी हो गई। तो जिस तरह से हमारी इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने की वजह से हमारा सेविंग भी बढ़ा है। तो सेविंग अभी जो वर्टिकल लाइन से यहाँ पे S2 और Y2 इस तरह से हमें प्रेजेंट करता है, और ऑब्वियसली अब यहाँ पे हमारी सेविंग बड़ी सेविंग कन्वर्ट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट में, और ये इन्वेस्टमेंट करने की वजह बढ़ने की वजह से अब हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व और भी ऊपर जाता हुआ I1 से और भी ऊपर जाता हुआ I2 को यहाँ पे और भी इंक्रीज़ करता हुआ एक नया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर्व हमें मिलता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे इन तीनों भी स्टेज पे हमने देखा कि हमारी प्रीवियस यहाँ पे जो एक्चुअल जो बेसिक यहाँ पे इनकम था वो Y0 इतनी थी। उसके बाद हमारी जो सेविंग थी ये SOYO इतनी वर्टिकल लाइन से थी, और हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे I0 इतना था। तो इस सिचुएशन के अंदर प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज़ करने की वजह से हमारा यहाँ पे इनकम Y1 इतना हुआ। Y1 होने की वजह से Y1 इतनी हमारी इनकम बढ़ने की वजह से हमारा सेविंग भी इंक्रीज़ करता हुआ दिखाई देता है, जो S1 Y1 इस तरह से बड़ा हुआ दिखाई दिया, जो वर्टिकल लाइन से हमें प्रेजेंट करता है। और उसके वजह से ही हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर्व है I0 से ऊपर जाता हुआ अब एक नया मिला, जो इन्वेस्टमेंट कर्व I1 इतना मिला। और उसी तरह से रिपीटेशन यहाँ पे और भी इकोनॉमी के अंदर जब होते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है कैपिटल की ये इंक्रीज़ होना यहाँ पे जाहिर सी बात है, उसकी वजह से ही ये कैपिटल एक इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाता है। और इसकी वजह से हमारी इनकम लास्ट स्टेज में यहाँ पे OY2 इतनी हुई, और उसके वजह से हमारे जो सेविंग है सेविंग भी बढ़ा, जो S2 Y2 ये वर्टिकल लाइन से प्रेजेंट किया, और उसके वजह से ही अब हाईली हमारा जो सेविंग यहाँ पे इंक्रीज़ किया, उसके साथ साथ ये कन्वर्ट हुआ हमारे इन्वेस्टमेंट में। ये इन्वेस्टमेंट हमारा अब यहाँ पे I1 से ऊपर जाता हुआ I2 ये प्रेजेंट किया। तो ये पता चलता है कि इस तरह से हमारा जो इनकम, हमारी सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन तीनों रोल के साथ साथ ये हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल और उसके साथ होने वाली जो ग्रोथ है ये अपना अपना एक अहम रोल इस डायग्राम के साथ निभाती हुई दिखाई देती है। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।